गुड मॉर्निंग। तो ऑल सेट, स्टार्ट करें। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं हम 12 हाउसेस के, यानी कि 12 घरों के। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आपको जो कुंडली दिख रही है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर यहाँ पे राशियों से इनका कोई संबंध नहीं है। ये घरों की संख्या है, यानी कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, और इसी क्रम में 12वें घर तक यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कुंडली के ये जो 12 घर हैं, ये फिक्स रहते हैं। चाहे किसी की भी कुंडली हो, किसी का भी चार्ट हो, हर घर अपनी जगह पे ही रहेगा। दूसरा, हर घर जो 12 के 12 घर हैं, ये हमारे जीवन के किसी पहलू को, किसी पक्ष को दिखाते हैं। तो इसका मतलब जब आपके पास कोई समस्या आती है, तो उसके लिए आप संबंधित हाउस को या घर को या भाव को देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले हाउस की तरफ। जैसा आप देख सकते हैं, पहला घर जिसे हम लग्न कहते हैं। तो देखते हैं लग्न से किन चीज़ों पर विचार किया जाता है। सबसे पहले जातक की शारीरिक बनावट कैसी होगी, बॉडी कैसी होगी। दूसरा आता है जातक का रंग रूप कैसा होगा, यानी कि दिखने में कैसा होगा। इस चीज़ का विचार पहले घर से किया जाता है। फिर ओवरऑल हेल्थ क्या होगी। सामान्य प्रेडिक्शन किया जाता है कि ये जातक जिंदगी भर बीमारी से परेशान रहेगा या एक सामान्य हेल्दी जिंदगी बिताएगा। तो इसका प्रेडिक्शन के लिए भी पहले घर को यूज किया जाता है। फिर आता है पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्ति कैसे सोचता है, व्यवहार कैसा करता है, सोचता कैसे है, चीज़ों को कैसे देखता है, नज़रिया क्या है, इंटरेस्ट क्या है। एक नॉर्मल व्यक्तित्व का विश्लेषण पहले घर से किया जाता है। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सर जो है वो पहले घर से विचार किया जाता है। तो इससे संबंधित समस्याओं के लिए पहला घर देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कुंडली का पहला घर आपको पूरे चार्ट की स्ट्रेंथ बताता है कि चार्ट मजबूत है या नहीं है। कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये आगे सीखेंगे। बस अभी के लिए समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले पहला हाउस देखना है पूरे चार्ट को समझने के लिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे घर की तरफ, दैट इज सेकेंड हाउस, जिसे हम धन भाव कहा जाता है। तो जैसा नाम से जाहिर है, सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे यहाँ पे वो है आपकी वेल्थ, असेट्स, यानी आपने कितनी संपत्ति अर्जित की है या करेंगे। इसका विचार दूसरे घर से या सेकंड हाउस से किया जाता है। दूसरा घर कारक है वाणी का, स्पीच का। तो वॉइस संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। इसके बाद आता है खान पान। जातक की फूड हैबिट्स कैसे रहेंगी, किस तरह का खाना पसंद आएगा, इस पर विचार दूसरे घर से किया जाता है। दूसरा घर है आपके परिवार का, आपके कुटुंब का। दूसरा घर है आपका बैंक और बैंक बैलेंस का, जो कि संपत्ति और असेट्स भी शो करता है। साथ में अगर मैं बात करूं अकाउंट सब्जेक्ट की, तो अकाउंट सब्जेक्ट के लिए भी हम सेकंड हाउस पर विचार करते हैं। बॉडी पार्ट्स में आपकी दाईं आंख, चेहरा और फेस यानी माउथ, सॉरी, इस पर विचार किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, ओरल कैविटी हो गई। किस चीज़ पर विचार करेंगे। देखिए, कैविटी होगी माउथ में, तो यहाँ है माउथ। और कैविटी किससे होगी, खान पान से। यानी कि इस तरह से आप हाउस से इफेक्ट निकालते हैं कि ओरल कैविटी के लिए आप सेकंड हाउस को देखेंगे, क्योंकि इट्स रीजन फूड है और माउथ में होगी। इस तरह से एनालिसिस में हेल्प मिलती है। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट, मृत्यु कैसी होगी, डेथ कैसे होगी, सोर्स ऑफ डेथ क्या होगा, इसका विचार भी सेकंड हाउस से किया जाता है। जब हम अयोध्या पढ़ेंगे, मैनर ऑफ डेथ निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे पीरियड, उस समय समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग करना है। बढ़ते हैं तीसरे घर की तरफ, थर्ड हाउस, जिसे हम बोलते हैं पराक्रम हाउस। तो इससे आपका आत्मविश्वास, करेज कितना है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है जातक में, उस पर विचार किया जाता है। इसके अलावा छोटे भाई बहन आपके जो हैं, उनका विचार किया जाता है तीसरे घर से। कम्युनिकेशन, संचार, मतलब आप किसी मैसेज को किसी और पर्सन को कैसे डिलीवर करते हैं, बहुत एफिशिएंट है उसमें या नहीं कर पाते, इसका विचार सेकंड थर्ड हाउस से किया जाता है। क्रिएटिविटी, कितनी रचनात्मकता है, कितना क्रिएटिवली आप काम करते हैं, इसका विचार तीसरे घर से किया जाता है। आपके नेबर्स यानी कि पड़ोसी या उनसे संबंधित परेशानी के लिए भी आप तीसरे घर को विचार करते हैं। इसके बाद आता है छोटी यात्राएं। जब शॉर्ट जर्नीज की बात करते हैं
तो उसका कारक भी है तीसरा घर। राइटिंग और पब्लिशिंग, अब चूंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कम्युनिकेशन और हमने पढ़ा क्रिएटिविटी, तो राइटिंग क्या है? अपनी बात को कम्युनिकेट करना क्रिएटिविटी के साथ। तो जो अच्छे राइटर्स होते हैं तो उनकी सक्सेस या फेलियर में थर्ड हाउस का बहुत बड़ा योगदान होता है, या फिर जो राइटिंग और पब्लिकेशन के प्रोफेशन में होते हैं उनके लिए तीसरा घर महत्वपूर्ण हो जाता है। बॉडी पार्ट्स में दायां आपका कान और आपकी भुजाएं जो हैं वो तीसरे घर से देखी जाती हैं। और महिलाओं यानी फीमेल की कुंडली में ब्रेस्ट का जो पोर्शन है उसके लिए भी तीसरे घर से विचार किया जाता है। बढ़ते हैं अपने चौथे घर की तरफ, फोर्थ हाउस कुंडली का, जिसे हम सुख भाव कहते हैं। सबसे पहली चीज आपकी हाउस प्रॉपर्टी यानी आपका घर, जमीन, जायदाद, इसका विचार चौथे घर से किया जाता है। चौथा घर कारक है गाड़ियों का भी। चौथा घर इंपॉर्टेंटली कारक है माँ का। आपकी मदर से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसका विचार चौथे घर से किया जाता है। चौथा घर कारक है एजुकेशन का। हालांकि कुछ लोग पांचवें घर को एजुकेशन का कारक मानते हैं, लेकिन हम फिलहाल चौथे और पांचवें घर दोनों को लेके चलेंगे, आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कुल मिला के चौथा घर ओवरऑल कारक है भौतिक सुख सुविधाओं का। उसके साथ में मानसिक शांति, मेंटल पीस आपको अगर मिलती है तो उसका कारक है चौथा घर। हैप्पीनेस और कंफर्ट, यहाँ पे मतलब क्या है? आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास व्हीकल्स हैं, लेकिन क्या आप उनका उपभोग कर पा रहे हैं? आपको उनसे खुशी मिलती है, कंफर्ट है उनसे? इसके लिए चौथे घर पे विचार किया जाता है। बॉडी पार्ट्स में हार्ट, चेस्ट और लंग्स के जो पोर्शन है उनसे संबंधित समस्याओं के लिए भी हम चौथे घर पे विचार करते हैं। और रिवर और ब्रिज, नदी और जो पुल जो बनते हैं उनसे संबंधित चीज़ों के लिए भी चौथे घर से विचार किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत फिक्स रूल नहीं है ये। दूसरे घर आपको बताता है कि मैनर ऑफ डेथ क्या होगा, और चौथा घर आपको बताता है रिवर। तो 2 और 4 का संबंध हो गया, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की डेथ का रीज़न रिवर हो जाए, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए। इसके लिए और भी कॉम्बिनेशन होंगे, और ये तब की बात है जब हम ये देख रहे हैं कि क्या इस पीरियड में इस व्यक्ति की मृत्यु संभव है, ये उस समय काम करेगा। फुल इंटरप्रिटेशन हम आगे बढ़ चल के देखेंगे। तो भाई तरीका है हाउस को कंबाइन करने का। बढ़ते हैं पांचवें घर की तरफ। पांचवा घर त्रिकोण कहलाता है। कुंडली के सबसे ऑस्पिशियस यानी शुभ स्थानों में इसकी गिनती होती है पांचवें घर की। फेम, अथॉरिटी, पावर, नाम, शोहरत, इज्जत, ये सारी चीज़ें हम पांचवें घर से देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कुंडली है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या इन्फ्लुएंसर है, या जिनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए पांचवा घर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल आएगा, वो भी आएगा। देखिए, पांचवा घर कारक है संतान का, चिल्ड्रन का, बच्चों का। पांचवा घर कारक है इंटेलिजेंस का, विद्वता, व्यक्ति कितना विद्वान होगा। अब चूंकि ये कारक है विद्वता का, इंटेलिजेंस का, इसीलिए कुछ लोग एजुकेशन से जोड़ के देखते हैं, पर हम इन दोनों को कंबाइन करके आगे अपनी स्टडी करेंगे। पांचवा घर कारक है स्पेकुलेशन का, सट्टे का, बैटिंग का। पांचवा घर कारक है मंत्रा और एस्ट्रोलॉजी का, जो आपने पूछा। तंत्र मंत्र या मंत्रोच्चारण करने में जिनको महारत है या बहुत इंटरेस्ट है, उनका पांचवा घर इन्वॉल्व होता है। पांचवा घर होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और पांचवा घर स्ट्रांग है तो एस्ट्रोलॉजी भी होगी, और साथ में आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। तो इट डिपेंड्स, इस तरह से कॉम्बिनेशन निकल के आ सकते हैं। राशियां जरूर मायने रखेंगी, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजल्ट आएगा हाउस से, लेकिन कौन सा आएगा और किस नेचर का आएगा ये डिपेंड करेगा राशियों पे, वो आगे समझेंगे। पांचवा घर लव अफेयर का कारक है। तो 5 और 7 का संबंध बताता है कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। ये 5 और 7 से देखते हैं। अफेक्शन, इमोशन, बंदा इमोशनली ना ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है, क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे, कहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है, इन सब का विचार पांचवें घर से किया जाता है। और बॉडी पार्ट्स में एक आपका बैक का पोर्शन और दूसरा रीढ़ की हड्डी की सारी समस्याओं के लिए हम पांचवें घर से विचार करते हैं। इसमें प्लानिट भी जिम्मेदार होते हैं। आगे जब प्लानिट करेंगे इसके बाद तो हम समझेंगे कि कैसे मैच करती हैं चीज़ें। तो ये था पांचवा घर, याद रखिएगा, त्रिकोण बोलते हैं इसे, और कुंडली के ऑस्पिशियस स्थानों में गिनती होती है। इसका जो लॉर्ड है, मालिक है, वो सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देने के लिए बातें हो जाता है। छठवा घर
त्रिक भाव। त्रिक भाव का मतलब है दुष्ट स्थान, बुरा घर। क्यों कहते हैं बुरा घर, देख लेते हैं। सबसे पहले इससे विचार करते हैं आपके एनिमीज का, शत्रुओं का। इस पे विचार करते हैं आपकी बीमारियों का, रोग का। छठे घर से विचार करते हैं कर्ज का। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में ये 3 चीजें हों, इसीलिए इसे बैड हाउस या दुष्ट स्थान कहा जाता है। आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय, आपके नौकर और साथ में नौकरी यानी जॉब के लिए भी छठवें घर को कंसीडर किया जाता है। फिर है कंपटीशन, चाहे वो आपके बिजनेस कंपटीशन में हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, छठवें घर को कंसीडर किया जाता है। छठवां घर कारक है एक्सीडेंट का, लिटिगेशन और डिस्प्यूट। चूंकि भाव है शत्रु का, रोग का, कर्ज का, कंपटीशन का, तो ऑब्वियस सी बात है हाउस है लिटिगेशन का। ये घर आपको कोर्ट केस देगा, ये घर झगड़े देगा, वाद विवाद देगा, इन सारी चीजों का कारक है छठवां घर। छठवां घर एक अच्छी चीज का कारक है, वो है डेली रूटीन। डेली रूटीन आपका अच्छा रहेगा, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर है बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो छठवां घर डेली रूटीन और रेगुलर एक्सरसाइज का भी कारक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां घर मुख्य रूप से विवाह स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जैसा नाम है, शादी कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए विचार करते हैं। लाइफ पार्टनर कैसा होगा, किस तरह का होगा, इसके लिए सातवें घर से विचार किया जाता है। सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, इस पर विचार किया जाता है सातवें घर से। लंबी यात्राओं के लिए भी सातवें घर से विचार किया जाता है। थर्ड हाउस से हम छोटी यात्राओं के लिए विचार करते हैं और सेवंथ हाउस से लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्राओं का विचार किया जाता है। साझेदारी, अब चूंकि आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर है तो साझेदारी से संबंधित चीजें भी आपकी सातवें घर से विचार की जाती हैं। छठवां घर आपको नौकरी देता है तो आपके व्यवसाय के लिए सातवें घर पर विचार किया जाता है। डेथ, देखिए जब हम डेथ का प्रेडिक्शन करेंगे या टाइमिंग देखेंगे तो उस समय दूसरा और सातवां घर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हम डेथ का प्रेडिक्शन करने में एबल हो पाते हैं। तो हम देखेंगे आगे कैसे इसको यूज करते हैं, पर ये कारक है मृत्यु का भी। पब्लिक, जनता, तो समझ गए होंगे आप, पॉलिटिशियन या इन्फ्लुएंसर के लिए सेवेंथ हाउस भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये घर है जनता का। नाभि से नीचे का स्थान या मैं कहूँ प्राइवेट पार्ट्स, तो उसके लिए भी सातवें हाउस को कंसीडर किया जाता है। बढ़ते हैं आठवें घर की ओर। इसे भी त्रिक भाव कहते हैं। छठवें को भी त्रिक भाव यानी दुष्ट स्थान, बुरा स्थान कहते हैं और एट को भी मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है। हालांकि पहली चीज जो इससे देखते हैं वो देखते हैं लॉन्जेविटी, आपकी आयु का भाव है। तो अगर अच्छी कंडीशन में है तो आपको आयु बढ़ा देगा और खराब पोजीशन में है तो आयु कम कर देगा, इसलिए इसे मृत्यु भाव बोला जाता है। इल फेम, बदनामी हो जाना, तो लेट से छठवां घर आठवें से संबंध बना ले बुरी स्थिति में, तो छठवें घर ने आपको कोर्ट केस दिया और उसकी वजह से आपकी बदनामी हो गई, तो इस तरह से छठे आठवें का संबंध निकल के आएगा। बट इंटरप्रिटेशन में समझेंगे कैसे रिजल्ट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारक आठवां घर है ऑब्स्टेकल का, बाधाओं का, परेशानियों का। जातक की परेशानी ये है कोई काम ठीक से नहीं होता, कुछ भी करता है परेशानी आती है, लॉस आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कारक है आठवां घर। स्थिरता नहीं आने देना, लगातार कोई चीज़ नहीं चलती, ये सब का कारक है आठवां घर। इविल्स का, बुराइयों का, एडिक्शन, लत लग जाती है, उसका कारण भी आठवां घर माना जाता है। ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब चीज़ें ऑकल्ट में आती है। इवन एस्ट्रोलॉजी को भी ऑकल्ट में माना जाता है। और साथ में जो लोग रिसर्च फील्ड में है, क्योंकि ये घर है रहस्य का, तो रिसर्च फील्ड को भी इससे जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति रिसर्च फील्ड में है तो आप 8th हाउस से विचार करेंगे। फिर है अनर्थ संपत्ति, वेल्थ, यानी कि ऐसी संपत्ति जो आपने नहीं कमाई, चूंकि घर है रहस्य का तो छुपा हुआ धन या गड़ा हुआ धन मिल जाना, इस तरह की चीजें 8th हाउस कारक होता है। इनहेरिटेंस, विरासत, तो यहाँ विरासत का मतलब केवल संपत्ति नहीं है, समझिए छठवें घर ने आपको बीमारी दी और आठवें घर से कनेक्ट हो गया, तो वो हो सकता है बीमारी आपको जेनेटिक हो जाए, आपको अपने परिवार से मिले। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे कि क्या चीज़ विरासत में मिलेगी, इट डिपेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिक चिंता, मानसिक बीमारी या मेंटल कुछ रहता है आपको प्रॉब्लम,
तो वो सारी चीज़ों का कारक भी आठवां घर है, और इसीलिए इसे त्रिग्भाव कहा जाता है। तो छठवां और आठवां दोनों हमारे त्रिग्भाव हो गए हैं कुंडली में। देखते हैं नवम भाव को। भाग्य भाव कहा जाता है, और सबसे बड़ी चीज, कुंडली के 12 के 12 घर में सबसे ऑस्पिशियस, सबसे शुभ घर नवम भाव को माना जाता है। ये भी एक त्रिकोण का भाव है, और ये 5वें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इससे पिता का विचार करते हैं, आपके गुरु का विचार करते हैं, और बॉस का विचार करते हैं। थोड़ा सा मतभेद है कुछ लोगों में, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि दक्षिण भारत में 9वें घर से पिता का विचार किया जाता है, और उत्तर भारत में 10वें घर से। इस डिबेट को हम यहीं छोड़ देते हैं, हम दोनों घर लेके चलेंगे और देखेंगे कौन सा घर काम करता है। ये कैसे होगा, ये हम इंटरप्रिटेशन में समझेंगे। नवा घर है अध्यात्म का, तो व्यक्ति की अध्यात्म में रुचि होगी, आध्यात्मिक होगा नहीं होगा, इसका विचार किया जाता है। नवा हाउस है हायर स्टडी, तो हमने देखा 4th और 5th हाउस आपको एजुकेशन देता है, लेकिन जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की, तो हम जाते हैं नवे घर पे। फिर है मेटाफिजिकल स्टडी, चूंकि ये घर है अध्यात्म का, ये घर है उच्च शिक्षा का। तो जब आप अध्यात्म में उच्च शिक्षा लेते हैं, यानी कि वेद, पुराण, ग्रंथ, इन सब की स्टडी में इंटरेस्ट जाता है, तो वो आता है 9th हाउस से। जैसा कि नाम है, 9th हाउस भाग्य का कारक होता है। आपका लक कितना अच्छा रहेगा, कितना साथ मिलेगा, इसका डिसीजन 9th हाउस से देखा जाता है। जांग जो रहते हैं, उनका पोर्शन भी इस पर विचार किया जाता है। और विदेश भ्रमण, यानी कि फॉरेन ट्रिप की बात हो रही है यहाँ, विदेश में सेटलमेंट की बात नहीं हो रही, मतलब बसने की बात नहीं हो रही। तो याद रखिएगा 9th हाउस आपको देता है फॉरेन ट्रैवलिंग। ठीक है, याद रखिएगा त्रिकोण है, 5 और 9 कुंडली के त्रिकोण होते हैं, सबसे ऑस्पिशियस भाव होते हैं, और 9th सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑस्पिशियस घर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें भाव पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बिकॉज ये आपका कर्म भाव है। देखते हैं इससे क्या क्या चीज़ों का विचार किया जाता है। पहली चीज़ है प्रोफेशन, आपकी आजीविका का जरिया क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, इसका विचार करते हैं। इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, क्या इस जातक को एक अच्छी पोजीशन मिलेगी ऑफिस में, या जहाँ वो काम करता है वहाँ उसके कर्म में। हाउस है कंडक्ट का, आप कैसा कंडक्ट करते हैं, एक्ट कैसा करते हैं, क्रूअल एक्ट करते हैं, सौम्य करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए 10वें घर पे विचार किया जाता है। सोशल स्टेटस, व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो वो स्टेटस किस फॉर्म में मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, उसका एनालिसिस 10वें घर से किया जाता है। 10वां घर कारक है सरकार का, तो देखिए सरकार से संबंधित काम नहीं बन रहे तो 10वां घर जिम्मेदार होगा। दूसरा, अगर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है गवर्नमेंट में, यानी कि हो सकता है आप सरकार का हिस्सा बन जाए या आप खुद सरकार बन जाए, इसके लिए जिम्मेदार होगा 10वां घर, यानी कि अगेन पॉलिटिक्स के लिए भी 10वां घर जिम्मेदार होता है। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो घुटने के लिए, उससे संबंधित परेशानियों के लिए 10वां घर जिम्मेदार होगा। 11वां घर, इसे बोला जाता है लाभ भाव। अब सबसे पहली चीज, नाम से जाहिर है, सबसे पहले आप 10वें भाव में कर्म करते हो और 11वें भाव से उसके रिजल्ट मिलते हैं, तो आपकी जितनी भी इनकम या गेन होंगी उसका कारक होगा 11वां भाव। अच्छी कंडीशन पे होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और खराब होगा तो आपको जो भी काम करोगे उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आप क्या चाहते हो उसकी पूर्ति होना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इसका कारक है 11वां घर। आपके दोस्त होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस लेवल के होंगे, किस तरह के होंगे, ये सबका विचार और आपकी नेटवर्किंग का विचार 11वें घर से किया जाता है। चलिए, आपके बड़े भाई बहन का विचार भी 11वें घर से करते हैं। तीसरे घर से हम विचार करते हैं छोटे भाई बहनों का, और 11वें घर से हम विचार करते हैं बड़े भाई बहनों का। एंकल्स और दाई आंख, ये दो जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये संबंधित है 11वें घर से। गुड न्यूज, हाँ स्माइल आ गई। अब ये गुड न्यूज़ वो गुड न्यूज़ नहीं है। कभी आप देखोगे, आप वेट कर रहे हो, आपने कोई इंटरव्यू दिया या कोई एग्ज़ाम दिया या कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे हो किसी भी चीज़ का, और अचानक से एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है। ये कैसे होता है, 11वां घर इंक्लूड हो जाता है गोचर में, उस समय पर ट्रांजिशन में जब चलता है, तो कहीं ना कहीं 11वें हाउस का अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो जब हम कुछ चीज़ का प्रेडिक्शन करेंगे, आगे समझेंगे कि आदमी बोलता है कि ये ऐसा कब होगा, ये अच्छी चीज़ कब होगी, तो
हम 11वें हाउस का ट्रांजिशन में रोल देखेंगे, आगे समझेंगे पूरा डिटेल में कैसे काम करता है। बढ़ते हैं अपने अगले घर की तरफ, जो है 12वां घर। देखो 12वें घर को फिर से त्रिक भाव कहते हैं, यानी कि 6, 8 और 12, ये 3 घर त्रिक भाव यानी दुष्ट स्थान माने जाते हैं, और इसे हानि भाव भी कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। सबसे पहली चीज आप लॉस देखोगे, आपको होने वाली हानियां और आपके खर्चे भी 12वां घर दिखाता है। 12वां घर दिखाता है हॉस्पिटल और जेल। देखिए 6वां घर कुंडली का, ये जो 6वां घर है, ये आपको देगा कोर्ट केस, और 12वें से संबंध भेजेगा आपको जेल में। ये 6वां घर आपको देगा बीमारियां, और 12वें से संबंध या तो आपको हॉस्पिटल में भेज देगा या आपका खर्चा बहुत कराएगा। तो इस तरह से हाउस के संबंध बनते हैं और उसका रिजल्ट आता है। अकेला 6वां हाउस आपको जेल नहीं भेज सकता, ये कोर्ट केस करा सकता है आपके ऊपर। तो इस तरह से हमें संबंध ढूंढने पड़ते हैं प्रेडिक्शन के लिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। 12वां हाउस आपके इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, 5th हाउस से भी इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, हमने इसको भी इंक्लूड नहीं किया है, आगे हम डिफरेंस समझेंगे इसमें। फॉरेन सेटलमेंट, किसी का मन है विदेश में बसने का, या उसे विदेश में फायदा हो सकता है जाने से, तो उसका कारक होगा 12वां हाउस। बहुत दुर्गति वाली लाइफ में बहुत परेशानियां हो जाना, या व्यक्ति सोसाइटी में अकेला पड़ जाए, लोगों में अकेला पड़ जाए, या उसे अकेला रहना पसंद हो, ये सब का कारक है 12वां घर। अब आता है प्लेजर इन बेड। इसमें 3 चीजें मुख्यतः हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है नींद। आपको अच्छी नींद आती है, नहीं आती? तो अगर नींद से संबंधित परेशानी है, उसका कारक है 12वां घर। फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशन कैसे हैं, अच्छे हैं, नहीं हैं, उसका कारण है 12वां घर। तीसरा, किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन का होना, उसका कारक है 12वां घर। तो प्लेजर इन बेड में हम 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? 12वां घर कारक है मोक्ष का, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपने जन्म लिया, स्टार्ट किया, और 12वां घर अंतिम घर, ये ले जाएगा आपको मोक्ष पे। तो कुछ लोग जहाँ सब कुछ त्याग के छोड़ देते हैं सब कुछ, वो कहीं ना कहीं 12वें घर से प्रभावित होते हैं। आगे चार्ट देखेंगे और समझेंगे प्रैक्टिकल कैसे काम करता है। पैर का विचार 12वें घर से करते हैं, और आपकी बाईं आंख का विचार भी 12वें हाउस से किया जाता है। कुछ जगह आपको मिलेगा कि दोनों आंखों के लिए, दोनों कान के लिए अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, वो भी काम करते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। पर ये स्पेसिफिक जो महर्षि पराशर ने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आपके ये थे 12 हाउस। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमने देख लिया। अब जब हम बोलेंगे त्रिक भाव, तो आपको समझ जाना है कि हम 6, 8, 12 की बात कर रहे हैं, और इसमें सबसे बुरा हाउस है 8th हाउस। उससे कम इफेक्ट है 6 का, उससे कम है 12 का। तो सबसे खराब है 8, उससे कम है 6, और उससे कम है 12। त्रिकोण का हम बात कर चुके। 1, 5, 9 को सामान्यतः त्रिकोण कहा जाता है, पर हम त्रिकोण में नॉर्मली 5 और 9 की बात करते हैं, क्योंकि 1 को हम केंद्र में भी गिनते हैं। और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग घर माना जाता है 9th कुंडली का सबसे ऑस्पिशियस शुभ स्थान माना जाता है। केंद्र 1, 4, 7, 10 पहला घर। आप जो कुंडली आपको दिख रहा है, देखिए मैं इसमें मार्क करता हूँ, ये पहला, ये चौथा, ये 7वां और ये 10वां। ठीक है? तो ये जो चारों घर है, ये सर कहलाते हैं केंद्र, ये भी सामान्यतः शुभ स्थान माने जाते हैं। क्लियर? उपचय 3, 6, 10, 11 तीसरा घर, 6वां घर, 10वां घर और 11वां घर, ये दिखाते हैं आपका कॉज ऑफ गेन्स। तीसरा घर आपके पराक्रम का, एफर्ट का, 6 आपके नियम का, शत्रुओं का, 10th आपके कर्म का, और 11th फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, रिजल्ट का, गेन का। तो इनके कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करते हैं आगे समझेंगे। अभी केवल याद करिए कि उपचय जब बात आएगी तो हम बात करेंगे 3, 6, 10, 11 की। तो अभी आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज सेकंड क्लास में हमने आपके कवर की 12 हाउसेस और उनके समझे कि कॉम्बिनेशन हल्के फुल्के कैसे बना सकते हैं। बहुत डीप में जाएंगे, सब कुछ स्टडी करेंगे। तो अभी कल के, अच्छा कल संडे, मंडे को हम लोग अभी देखने वाले हैं आपकी, पहले राशियाँ कर लेते हैं, राइट? तो आपकी जो 12 राशियाँ हैं, उनके स्वभाव, उनको यूज़ कैसे करना है, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने वाले हैं, राइट? चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका क्वेरीज। इसमें क्वेरीज है आप लोगों की?